आज हम लोगों को जो पहला चैप्टर है मेरा प्यारा बच्चा, उस पहले चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ना है। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है ये एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। समझ के चलोगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो फिर थोड़ा सा दो तीन तो अच्छे समझ में आ जाएंगे लॉज, बाद वाले लॉज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा, मैं ये एक बात और बता दूं, जो आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 11th में जो आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में ये जो लॉज हैं इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो उनके लिए इनको समझना और ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप लॉज समझोगे नहीं तो न्यूमेरिकल किसी भी कीमत पे ही नहीं कर पाओगे। बाकी जो अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, जो सेंट्रल अकेडमी, डीपीएस, एलपीएस और इधर जो कई सारे अगल बगल स्कूल के बच्चे हैं, केवी और इस सब के, आरएलबी के, उन सब लोगों में केवल इनकी डिफिनेशन पूछी जाती है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप डिफाइन कर दीजिए, काम चल जाएगा। बाकी मैं आईएससी वाले बच्चों को न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, आप लोग भी न्यूमेरिकल सीख सकते हो उनके साथ। चलिए मैं कंटेंट की शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक प्यारा बेटा, जब मैं सबसे पहले बात करता हूं तो कई सारे लॉज हमारे सामने हमको पढ़ने होते हैं। चलिए मैं देखता हूं कौन कौन से लॉज हैं हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा। एक होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी में एक होता है मेरा प्यारा बच्चा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी में एक लॉ पढ़ाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी में मेरा बच्चा एक आ जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। इसी में एक आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं लुजैक्स लॉ। तो इतने लॉ तो आप लोगों को पढ़ने हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में भी है। एक और लॉ है जो कि टेक्निकली समझने में ज्यादा कठिन पड़ता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि कई बार बच्चे अपने आप कोशिश करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो लॉ कौन सा है मेरा प्यारा बच्चा? वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये इतने लॉ हम लोगों को पढ़ने हैं, टोटल 6 लॉ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो आईएससी बोर्ड में केवल आता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे पढ़ें, क्योंकि कम्पिटेटिव अप्रोच में पूछा सब कुछ जाता है। मैं आज पवन सर से डिस्कस भी कर रहा था कि कुछ बच्चे 11th के ऐसे हैं जो फाउंडेशन बैच चाहते हैं, तो मैं उन लोगों का फाउंडेशन बैच अलग से स्टार्ट भी करूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मेरे सामने एक एक करके मैं सारे लॉ समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहला लॉ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा भी, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, ना समझे बता दीजिएगा। जो पहला लॉ होता है मेरा प्यारा बच्चा वो बड़ा सिंपल है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीधा सा नियम है, ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा स्टेटमेंट रखा है। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास जो होता है उसको तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब सीधी सी भाषा में वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास जो होता है वो प्रोडक्ट का होता है। अब लिखने के लिए जब एग्जाम में आता है तो तुम दो तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हो। या तो आप डिफिनेशन ऐसे लिखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल की बात करते हो तो आपको वहां पर इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप एक्सप्रेस क्या करते हो। तो एक्सप्रेस करने का कंटेंट भी आपको प्रॉपरली आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछ लेगा, 9th में पढ़ा है तुमने, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। नहीं ऐसा लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो टोटल मास जो होता है वो प्रोडक्ट के क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, इक्वल। अच्छा जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लो। देखो एक इमेज यहां डाली गई है, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। अब जब ये दोनों शुरू में जब रिएक्ट नहीं किए, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हुई भी नहीं है, अगर तुम उस समय देखो तो उस समय इन दोनों का मास कितना है, 300.23। जब रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम सल्फेट और NaCl बना, प्रोडक्ट कुछ और बने हैं, रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, लेकिन जो ओवरऑल मास है देखो वो मास अभी भी क्या है मेरा प्यारा बच्चा, सेम है। मतलब तुम कह सकते हो एक सीधी सी भाषा में कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो मास रहता है वो सेम रहता है, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल रहेगा। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए। इस लॉ को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी, मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे माना मैं एक रिएक्शन लिखूं, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी फॉलो होता है जब रिएक्शन बैलेंस हो। मैंने यहां पर लिखा जैसे C+O2 गिव CO2।
अगर आप रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट का टोटल मास, सर मास कैसे निकालें, ये तो निकालना आपको सिखाया गया था मोलर मास की फॉर्म में। कार्बन का मास कितना होता था 12, तो आप इसे 12 ग्राम ले लीजिए। मैं यहाँ एटॉमिक मास और मोलर मास की बात कर रहा हूँ। इसका मास देखिए तो 32 ग्राम। तो टोटल जब आपने ऐड किया तो कितना आया देखिए 44 ग्राम। आप प्रोडक्ट में मास निकालिए तो कितना आएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 और एडअप करोगे देखो 44 ग्राम। मतलब एक सीधी सी भाषा है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। आप एक नहीं जितनी रिएक्शन चाहो उतनी रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस कर लो। मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 गिव 2 अमोनिया। एक बात मेरी बात फिर से समझिएगा, मैं ये बात पहले ही बोला हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल तभी होगा जब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस होगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो फुलफिल नहीं कर सकते हो तुम उसे। आप यहां पर मास निकालो, रिएक्टेंट का मास, नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो 2 इंटू 14। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। तो पूरा जब आपने मास निकाला तो ये निकला 28 प्लस 6 दैट इज 34। ठीक है जी, इधर मास निकाल लेते हैं 2, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 इज टू 3 इज टू 1। यहां पर आपने सॉल्व किया 34 ग्राम। तुम एक नहीं जितने भी एग्जाम्पल चाहो लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आप कोई भी रिएक्शन देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन बैलेंस है तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा इक्वल होगा। ये बात जितने अच्छे से आप दिमाग में बैठाओगे तो न्यूमेरिकल उतने आसानी से इसके होने लगेंगे। मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास एडअप कर लो, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा अगर वो रिएक्शन बैलेंस रहे। चलिए ये बात अगर आपको समझ में आई है देन मैं आगे थोड़ा प्रोसीड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको इसका लॉ समझ में आया, लॉ को इतना कठिन था ही नहीं, शुरू के 2 लॉ तो बहुत आसान है, वो आप आराम से याद कर सकते हो। पहला लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, पहला लॉ ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर स्टेटमेंट क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड, मतलब रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब चलो जरा बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही ट्राई कर लिया जाए। देखो न्यूमेरिकल इतना आसान आता नहीं है, लेकिन तभी एक बार आप देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है, यहां लिख रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथेनॉइक एसिड के साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ, और प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट जो बना रहा है उसमें CO2 है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें वाटर है, और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें सोडियम इथेनोएड है, सोडियम इथेनोएट, तो CH3COONA, ये है सोडियम इथेनोएट। जिन बच्चों को सोडियम इथेनोएट के फॉर्मूले में परेशानी हो रही है तो वो परेशान ना हो, आने वाले क्लासेस में ये आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए। अब जरा अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन में सारी बातें उसने खुद ही दे रखा है कि भाई जो सोडियम कार्बोनेट है वो 5.3 ग्राम है, जो इथेनोइक एसिड है वो 6 ग्राम है, जो बन रहा है वो 2.2 ग्राम CO2 बन रहा है, वाटर जो है वो 0.9 ग्राम बन रहा है, ये जो बन रहा है वो 8.2 ग्राम बन रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और कह रहा है कि तुम जस्टिफाई करके बताओ क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियस ही चीज है, आप लोगों का आंसर क्या लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर कोई पूछे अस्मिता या सात्विक क्यों फॉलो कर रहा है तो हाँ, आप कहोगे रिएक्टेंट का टोटल मास, यहाँ रिएक्टेंट साइड बोलो, यहाँ मैथ नहीं चल रहा है जो LHS RHS बोलोगे, आप कहोगे रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। आप इधर एडअप कर लोगे यू विल गेट 11.3 ग्राम, आप इधर ऐड कर लो तो यहां पर भी आपको 11.3 ग्राम आएगा। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट्स व्हाई ये जो है कंडीशन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सीधी सी बात है। तो देखिए कभी भी किसी लॉ के कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो कुछ कंडीशन दे देगा और कहेगा कि तुम ये जस्टिफाई करो कि क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप उसके डिफिनेशन के बेसिस पे चलोगे। चलिए मैं दूसरा स्टेटमेंट भी देता हूं, थोड़ा ध्यान से, एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूं। माना एक कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रिएक्शन में वैसे मैं लिखूं A प्लस बी गिव C प्लस डी, मैं कहूं इसका मास 2 ग्राम है, इसका मास 15 ग्राम है, ठीक है। बी का मास जो है हम लिखा 5 ग्राम है, फाइंड द मास ऑफ डी। ये भी तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, मैं अभी केवल बिल्कुल छोटे से बच्चों वाले स्टेटमेंट से चालू
हाँ, स्पर्श कितना आएगा बताओ? 12 ग्राम। बिल्कुल आसान है, मतलब कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। न्यूमेरिकल जो कठिन होते हैं वो बाकी लॉज के थोड़े से समझने में, एक्सप्रेस करने में कठिनाई आएगी। कठिन तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट का है वो किसके इक्वल लिख दोगे आप लोग? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल लिख दोगे। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो 2 + 15, और उधर जो डी का मास x मान लो, सॉल्व कर लिया 12 ग्राम आ गया। मतलब मैं जितना मानता हूं कि क्लास 11 में बोर्ड के लेवल में, मैं अभी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, बोर्ड के लेवल में जितना आ सकता है वो इसी तरीके से आ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मुझे नहीं लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसी को प्रॉब्लम अब होगी, अगर है तो बता सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधे सीधे ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। चलिए अब अगले लॉ पे चलते हैं। मेरे सामने जो सेकंड लॉ आया है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज की क्लास प्योर थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ बोरिंग क्लास है, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा प्यारा बेटा। बोरिंग का कि उसको समझ के चलोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहां पे मैं बोलूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा जी, कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ चीज तो कांस्टेंट होगी, बार बार सेम होगी। क्या? प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, मतलब एक रेशियो सेम होगा। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नियम ये कहता है कि अगर तुम कोई कंपाउंड ले लो, कोई कंपाउंड ले लो, जैसे हमने यहां पर ले लिया एक कंपाउंड वाटर, जैसे हमने यहां पर एक कंपाउंड ले लिया वाटर, तो कहानी ये कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सोर्स क्या है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे उसे प्रिपेयर किया गया है। इन दोनों दोनों में से किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा सोर्स लिया गया है, कैसे प्रिपेयर किया गया है, इट डजंट मैटर। उस जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो रहेगा, इनके जो मासेस का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा मेरा प्यारा बेटा? कांस्टेंट ही रहेगा। चलो इस बात को और अच्छे समझाता हूं। आप ऐसे समझो, हमने कहा ये वाटर है। अब वाटर तुमने कहां से लिया है, क्या फर्क पड़ता है? वाटर तुमने आइस वाटर लिया है, रिवर वाटर लिया है, सी वाटर लिया है, तुम रो रो के पानी निकाल दिए, मतलब आंसू बहा दिए हो, बिल्कुल, तो डजंट मैटर कि वो वाटर कहां से लिए हो। अगर वो वाटर है तो ये बात पक्का है कि वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। चाहे ये वाटर आइस वाटर हो, वहां भी 1:8 ही रहेगा। रिवर वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा, सी वाटर के अंदर भी उतना ही रहेगा। अगर एक कंपाउंड फिक्स है तो फिक्स कंपाउंड या सब्सटेंस के एलिमेंट के जो मास का रेशियो होता है, उन एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए मैं एक और अच्छे तरीके से समझाता हूं, दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल करता हूं CO2। सोर्स तो तुमने देख लिया, चलिए प्रिपरेशन पे भी आते हैं। हम CO2 चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन डाल दें, डायरेक्ट CO2 बन जाए। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड लें, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर भी ऑक्सीजन हमने डाला, और जैसे भी पुट द ऑक्सीजन वी विल गेट CO2। हमने दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया। अच्छा जी, अब जब तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया तो तुम किस तरीके से प्रिपेयर किए हो, कौन से मेथड से प्रिपेयर किए हो, इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है। It doesn't matter what is the source you had to take, by which method you prepare the compound, the ratio of the masses of the element will be remain constant। इनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है, चाहे ये हो चाहे ये हो, वो फिक्स है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 32, और आप निकालोगे तो ये निकलेगा 3/8। हो गया। तो पहला और दूसरा लॉ बिल्कुल आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी समझोगे तो समझ में आएगा। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कैसे उसका सोर्स लिया गया, कैसे बनाया गया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। उस सब्सटेंस के जो एलिमेंट हैं जिनसे बना है वो, उनके मास का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में रहता है, सॉरी, उनके जो मास का रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो जहां जिस भी सोर्स से तुम कंपाउंड ले लो। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
इसी का एक नाम और है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट डेफिनिट एक ही चीज है। तो दो लॉ तो समझ में आ गए। अब मैं पूछता हूं कि लॉ ऑफ, मुझे कौन बताएगा, श्रेया बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? फिर जो एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। एलिमेंट के मास का रेशो कहाँ, बिल्ली के अंदर, शेर के अंदर, फिर किसके अंदर? जब कंपाउंड। हाँ, आप कहोगे किसी भी फिक्स कंपाउंड का क्या सोर्स है, कहां से डिस्कवर किया गया, डजंट मैटर, उनके अंदर एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस पर बताओ क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? So in a given compound, the ratio mass of elements will remain constant. इट डजंट मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, चलिए आलविन बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? So mass can neither be created nor be destroyed, or the total mass of reactant is equal to total mass ठीक of है, product. तो अभी तक तो बहुत आसान था, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था क्योंकि सब कुछ आसान था। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी हल्की सी आपको समझने लायक होंगी। चलिए पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि एक सैंपल है अमोनिया का, इधर एक सैंपल है अमोनिया पहला, कह रहा है इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 9 ग्राम है। इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, 9 ग्राम है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितना है, दैट इज 42 ग्राम। ठीक है, सेकेंड सैंपल है, सेकेंड सैंपल ऑल्सो फॉर द अमोनिया, अमोनिया का ही होगा सेकेंड सैंपल। कह रहा है इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 5 ग्राम। तो नाइट्रोजन कैलकुलेट करो उसके अंदर कितनी है। तो कौन सी बड़ी बात है, जब दोनों सेम है, अमोनिया दोनों ही हैं, तो उनके एलिमेंट के मास का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करोगे, 9/42 इक्वल टू 5/x। एक्स मान लो दूसरे के अंदर नाइट्रोजन है, क्योंकि जब अमोनिया दोनों में सेम है तो एलिमेंट के मास का रेशियो कांस्टेंट होता है, यही तो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना जाएगा, 5 × 42 डिवाइडेड बाई 9, 3, ये 70/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। इतना नाइट्रोजन जो होगा वो सेकंड सैंपल में होगा। तो देखो एक बात मेरी ध्यान से समझो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसमें फॉर्मूले आराम से अप्लाई कर लेते हो और आपका आंसर प्रॉपरली आ जाता है। कुछ खासकर लॉज की मैं बात करूं, इनके न्यूमेरिकल को लगाने के लिए पहले लॉज अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर आप उनको प्रॉपर वे में समझो कि कैसे लगाया गया है, कैसे अप्लाई किया गया है। 2-3 क्वेश्चन भी तो अगर तुमने अप्लाई कर लिए तो आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं वो क्वेश्चन इसलिए भी नहीं देते हैं एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ही नहीं इनके लॉज के, केवल डिफिनेशन दिया गया है, कोई लॉज के न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जाओगे तो उनमें लॉज के न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना, इसलिए समझना पड़ेगा। दो तो आसान लॉज थे वो कवर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए पहले आसान आसान कवर कर लेते हैं, देन फिर हम कठिन पे आते हैं। दो और आसान वाले कवर कर लेता हूं। नेक्स्ट देखिए, इस जो नेक्स्ट लॉ है मेरे सामने इसको हम बोलते हैं लुजैक्स लॉ। ये लुजैक्स लॉ स्टेटमेंट। अब लुजैक्स लॉ कहता क्या है, लुजैक्स लॉ ये कहता है, सुनिए ध्यान से, ये कहता है कि जब गैस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, देन दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाई simple ratio by volume provided all the gases are the same temperature and pressure। अच्छी ये बात है। क्या कहना चाहता है, इस बात को भी समझा दूं। वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें गैस इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं, मैंने रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया। चलो जी हमने ऐसा लिख दिया, ओके। मैंने क्या लिखा, N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया, ऐसा लिखा। अब जब मैंने ऐसा लिखा प्यारा बेटा, तो इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, इनमें जो अभी तो तुम लोगों को एक्चुअली फ्रेमिंग नहीं आती है, ये लॉ तुमको और अच्छे से समझ में आ जाता जब तुमको फ्रेमिंग आती। फ्रेमिंग सर क्या मतलब है, एक चीज मैं तुमको बता दूं, किसी भी रिएक्शन में जो आगे के कोफिशिएंट हैं वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहूं तो इसको रिएक्शन को ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combine with 3 mole of hydrogen and produce 2 mole of ammonia।
मतलब जो भी कोफिशिएंट होते हैं, जो भी रिएक्शन में आप टर्म देख रहे हो, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें एक बात समझो, आपने 9th में ये पढ़ा है, याद भले ना हो, 1 मोल कोई भी गैस एसटीपी पे उसका वैल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसका वैल्यूम कितना होगा 3 इंटू 22.4 लीटर, और यहां वैल्यूम कितना आएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। क्योंकि 1 मोल जो गैस होता है, 1 मोल गैस एसटीपी पे कितना वैल्यूम बनाता है 22.4 लीटर। सर ये बता क्या रहे हैं, ये थोड़ा सा ये रूल्स से कैसे रिलेट करेंगे आप, ये मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम अगर कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें गैस इन्वॉल्व हो रही है, गैस रिएक्ट कर रही है, कंबाइन कर रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूस होते समय उन गैस के जो वैल्यूम का रेशियो है वो सिंपल रेशियो में रहेगा। यहां वैल्यूम का रेशियो निकालो तो देखो क्या निकलेगा 1:3:2। इसी रेशियो में देखो ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि 1 वैल्यूम N2 का कंबाइन हो और उसका 1.5 कंबाइन हो ना। जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिंपल रेशियो में ही कॉम्बिनेशन होगा। आपको कभी कॉम्बिनेशन उल्टा सीधा नहीं मिलेगा कि नाइट वैल्यूम का रेशियो निकालो तो पहले वाले का वैल्यूम आ रहा है 2 और दूसरे का आ रहा है 1.3 या ऐसा कुछ समथिंग, या अजीब आ रहा है, ऐसा नहीं। एक सिंपल रेशियो में ही कॉम्बिनेशन होगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, क्लास 10th के एग्जाम्पल से, शायद याद आ जाए। क्लास 10th में एक एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ते थे जब वाटर का डिकम्पोजिशन करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, याद करो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते थे तो ये बनाता क्या था 2H2 प्लस O2 बनाता था, ठीक है। ये बनाता क्या था 2H2 प्लस O2 बनाता था। तो वहां पे क्वेश्चन आता था कि एनोड पे और कैथोड पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उनके वैल्यूम का रेशियो बताओ कितना है। तो यहां पर इसका वैल्यू मानते थे 1, इसका मानते थे 2, तो हम ये बोलते थे कि वैल्यूम का रेशियो 2:1 है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो तुम देख रहे हो कि यहां पर अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है गैस तो जो उनके बीच के वैल्यूम का रेशियो है वो सिंपल नंबर में है। स्टेटमेंट थोड़ा सा सुनने में और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन उतना कोई कठिन नहीं कि जिसको समझा ना जा सके। सिंपल सी भाषा में जब गैस आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा करते समय उनके वैल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो में रहता है, बात खत्म। इनके वैल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो में रहेगा, खत्म बात। तो इसको क्या बोलते हैं, लुजैक्स लॉ बोलते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हो गया, व्हेन गैसेस आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस देन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय द वैल्यूम, ठीक, बात खत्म। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। अब लुजैक्स लॉ के बाद अगला एक लॉ देखो, मैंने एक छोड़ा है, देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि मल्टीपल प्रोपोर्शन में थोड़ा ये सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में बताऊंगा। अगला लॉ देखो, ये लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर वैल्यूम इक्वल है, इक्वल वैल्यूम ऑफ द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है प्यारा बेटा कि गैस अगर अलग अलग है, तुम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखो, देखो टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा गया हर एक में, हर एक में टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा गया। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और गैस का वैल्यूम भी सेम है, ये गैस कितनी वैल्यूम है 22.4 लीटर, ये भी कितना है 22.4 लीटर, ये भी कितना है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इक्वल वैल्यूम ऑफ गैस, अगर वैल्यूम इक्वल है गैस का तो ये दिमाग में बैठा लो, इनके अंदर जो पार्टिकल के नंबर होंगे, जितने हीलियम के पार्टिकल होंगे, जितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, जितने नंबर ऑफ मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द पार्टिकल विल बी सेम। इसमें देखो पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एवोगैड्रो। मैं दूसरे तरीके से बोलूं, मैं ये कहूं कि माना एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इन तीनों कंटेनर के अंदर 3 गैस अलग अलग भरी हैं। अच्छा जी, 3 गैस में अलग अलग भर दे रहा हूं। एक में माना हमने कोई गैस भर दी, हमने कहा माना भर दिया मैंने O2 गैस। चलिए दूसरे में मैंने माना भर दिया N2 गैस, दूसरे के अंदर हमने क्या भर दिया N2 गैस भर दिया। थर्ड हमने लिया, थर्ड के अंदर हमने क्या भर दिया मेरा प्यारा बच्चा, लेट सपोज हमने भर दिया माना कोई भी गैस, मान लो CO2 गैस।
तो नियम ये कहता है कि अगर इन तीनों का वैल्यूम सेम है, हमने कहा ये माना 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर है, तो जितने पार्टिकल इसके अंदर होंगे उतने इसके अंदर रहेंगे। अगर इसके अंदर 100 है तो इसके भी अंदर 100 मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल होंगे। सिंपल सा नियम है कि अगर गैसेस के वैल्यूम सेम है तो इनके अंदर जो पार्टिकल के नंबर होंगे वो भी सेम होंगे। इस नियम को क्या कहते हैं? अवोगाद्रो लॉ। कोई बहुत कठिन लॉ नहीं है, मैं 4 लॉ आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैं जल्दी से एक बार साथ में जोड़ता हूं, आप अपने दिमाग में देखिए, कभी चीजें रटने पे मत फोकस करो। आप एक अगर समझ चुके हो तो एक दो बार दिमाग में आंख बंद करके कोशिश किया करो कि आंख बंद करके एक बार डिफिनेशन आपके दिमाग में आ जाए। अगर एक बार आ गया तो आप कभी भी भूलोगे नहीं स्कूल एग्जाम के टाइम। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर अ गिवन कंपाउंड और द सब्सटेंस द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट विल बी रिमेन सेम, इट डजंट मैटर व्हाट द सोर्स और बाय विच मेथड इट इज प्रिपेयर्ड। थर्ड लॉ, जिसको हम लोग बोले थे लुजैक्स लॉ। लुजैक्स लॉ ये कहता था कि इफ द गैसेस आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस देन दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में या सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। चौथा लॉ, इक्वल वैल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर गैसेस का वैल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होंगे एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 4 लॉ में कहाँ कठिन है यार? कोई भी कठिन नहीं था, चारों आसान थे। थोड़े थर्ड वाला नहीं आ रहा ठीक है। थर्ड वाला फिर से देखो, लुजैक्स लॉ एक बार देखो क्या है, एक बार पढ़ लो पहले से यार, तब बात करें। सभी लोग बार स्टेटमेंट पढ़ लो। ये वर्ड मैंने बोला भी था, लुजैक्स लॉ को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। ये कह रहा है, ऐसे समझो, ये कह रहा है कि जब चीजें आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं तो कंबाइन और प्रोड्यूस करते समय उनके वैल्यूम का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा समझो कि जैसे माना हम मिठाई का एक डिब्बा बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने एक तरीके की मिठाई ली, दूसरे तरीके की मिठाई ली, तीसरे तरीके की मिठाई ली। तो जब हम उनको उठाएंगे तो वो हमेशा पूरे पूरे नंबर के फॉर्म में ही तो उठाएंगे। हम ऐसे उठाएंगे भाई, 4 हमने रसगुल्ले उठा लिए, 3 छेने उठा लिए, 5 बर्फी उठा लिए, तो उनका अगर रेशियो निकालो तो 4 × 3:5 एक ऐसा रेशियो मिलके तब बनेगा कुछ। ऐसा नहीं होगा कि 3 ये उठाया, 2 ये उठाया, उसका 1 पॉइंट आधा ही उठाया हमने। तो देखिए रिलेट नहीं कर पाओगे, ये मुझको भी समझ में आ रहा है। बस आप चीजें ऐसे समझ लो कि किसी भी रिएक्शन में देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। कह रहा है कि अगर गैसेस आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोड्यूस होंगे तो कंबाइन और प्रोड्यूस होते समय उनके वैल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा। तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है? 1:3:2। कंबाइन इसमें हो रहा है, बना कितना रहा है? 2। तो पूरा जो रेशियो है देखो 1:3:2 है। ये एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा प्यारा बेटा, ठीक है। अब मैं अगले लॉ पे आता हूं। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो तुम ये सोचो कि अपने आप हम बुक से समझ लेंगे तो वो भी बड़ा कठिन हो पड़ता है। आप एक बार ट्राई करके भी देखिएगा। अब यहां पर अगर हम देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, चलिए हम स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये कहता क्या है, पहले एक बार सभी लोग जो डिफिनेशन है ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बिना पढ़े फिर मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहां लिखा भी गया है। पढ़ने पे भी एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पढ़ लिया, स्टार्ट करूं? चल स्टार्ट करता हूं। कह रहा है कि इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन, चलिए 2 एलिमेंट ले लेता हूं। इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन, पहले मैं यहां जो एग्जांपल वो लूंगा, फिर अपने आप कुछ भी बना दूंगा, ठीक है। पहले जो यहां एग्जांपल दिया है वो, फिर मैं कुछ भी अपने आप ले लूंगा। अगर 2 एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, देखो। इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन, ठीक, 2 एलिमेंट है, ये कंबाइन हो रहे हैं जी, चलो कंबाइन हो गए, एंड फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। 2 एलिमेंट कंबाइन तो हो रहे हैं, लेकिन जो कंपाउंड बना रहे हैं वो अलग अलग बना रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे हैं। अच्छा, चलो हम मान ले रहे हैं कि पहली बार जब ये 2 कंबाइन किए तो
नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए, दूसरी बार कंबाइन किए दोनों तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए। यहां तक का तो स्टेटमेंट पहले समझ लो। और देखो ये देखो मैंने नीचे लिखा भी है, पहले यहां तक ब्रेक कर करके समझोगे तो भूलोगे नहीं, याद करने की कोशिश करोगे पक्का भूल जाओगे। दो एलिमेंट कैन कंबाइन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, ठीक, एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट बना दिया हमने। चलो इतना स्टेटमेंट समझाया, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं जी। अच्छा जी, बना लिए दो प्रोडक्ट। चलो अब आगे देखो, यहां पर बात क्या किया जा रहा है, पहले मैं समझा रहा हूं फिर वर्डिंग पे आऊंगा। हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे, किसी को भी तुम फिक्स कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, तुम चाहे ऑक्सीजन को फिक्स करो चाहे नाइट्रोजन को फिक्स करो। हमने माना इसके मास को फिक्स किया, ठीक, नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया। चलो नाइट्रोजन का मास यहां पर कितना है, देखो एक ही नाइट्रोजन है तो वन नाइट्रोजन का मतलब 14 ग्राम, यहां पर एक नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट उसके साथ में है जो कंबाइन हो रहा है फिक्स के साथ, चलो देखते हैं। जो दूसरा एलिमेंट है जो फिक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है नंबर 1, द एलिमेंट विच कंबाइन फिक्स मास ऑफ द एलिमेंट। और ये नंबर 2 जो इसके साथ कंबाइन हो रहा है, यहां जो एलिमेंट है वो कितना कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम, और यहां पे जो कंबाइन हो रहा है वो कितना कंबाइन हो रहा है, 30। चलो हाँ, अब स्टेटमेंट पढ़ो, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं दूसरा वाला, फिर स्टेटमेंट पढ़ता हूं। देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब जो फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे ये नाइट्रोजन फिक्स कर दिया हमने 14 ग्राम, तो बाकी जो कंबाइन हो रहा है उनके मास का रेशियो, इनके मास का रेशियो क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में 1:2। इन्होंने थोड़ा कठिन कठिन तरीके समझाया, इनके अकॉर्डिंग मत चलो, इनके अकॉर्डिंग चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझो। अभी भी समझ में थोड़ा कम आया होगा तो मैं फिर से बोल दूं, यहां पर एक के मास को फिक्स करोगे, इसके मास को फिक्स किया, इसके मास को फिक्स किया, कितना 14 ग्राम 14 ग्राम, तब जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है उनके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर में रहता है। मैं चलो इसी को दूसरा तरीके समझाता हूं, मैं 3-4 तरीके समझाऊंगा तब तो आएगा ही समझ में, ठीक है। फिर से देखो हमने वही बनाया NO और NO2। कई बच्चों को लगेगा कि नाइट्रोजन तो दिख ही रहा था फिक्स, क्या दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते, चलो हम दूसरे को भी फिक्स कर लेते हैं। दूसरे को कितना फिक्स करना चाहते हो, 16 ग्राम या 32 ग्राम, कुछ भी, चलो हमने कहा 16 ग्राम, तो यहां पे तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है ही, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 32 ग्राम, क्योंकि O2 है ना, O2 का मतलब 32 ग्राम। तो 16 पे N कितना यूज हो रहा था, 16 जब ऑक्सीजन लिए थे तो N कितना यूज हो रहा था, 14 ग्राम। जब 32 लिया है तो थोड़ा ध्यान देना, 32 पे नाइट्रोजन कितना यूज हो रहा है, 14, तो 16 पे कितना यूज होगा, भाई तुम्हें ऑक्सीजन फिक्स कर रहे हो ना, इस बार फिक्स किसको कर रहे हो, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को फिक्स कितना करना पड़ेगा, 16 ग्राम, तो 32 पे 14 यूज हो रहा है, तो 16 पे कितना यूज होगा, नाइट्रोजन 7 ग्राम। हाँ, अब इन दोनों का रेशियो निकालो, देखो 14/7, तब भी देखो 2:1 रेशियो। तुम किसी को भी फिक्स करो, किसी भी एलिमेंट के मास को फिक्स करो, तब तो दूसरा वाला जो कंबाइन हो रहा है फिक्स के साथ, उनके मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में रहेगा। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, चलो ठीक है। हाँ ठीक, आलमी समझ में आया बेटा, यस सर। चलो मैं तब भी फिर भी एक बार एग्जांपल और दे देता हूं, हो सकता है कई बच्चों को डाउट हो। मैंने कहा इफ टू एलिमेंट, मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं। इफ टू एलिमेंट, जैसे हमने लिया कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, हमने दो देखो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ, किन दोनों का रेशियो में निकालूंगा, इसका और इसका निकाल ले रहा हूं, ठीक, हम निकाल किसी का भी सकते थे, हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे जो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। यहां पर फिक्स मास कौन है, 12 ग्राम, या एक ही कार्बन है तो 12 ग्राम, तो जो मास है यहां पर ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, दैट इज 16 ग्राम, यहां पे ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, दैट इज 32 ग्राम।
इनके मास का जो रेशियो है देखो वो एक सिंपल रेशियो में है। ये स्टेटमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करो। इनको फिक्स करने के बाद पहले के अंदर जो दूसरा यूज हो रहा है और दूसरे के अंदर जो दूसरा यूज हो रहा है, उन दोनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर में रहेगा। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको समझने की जरूरत है आपको, जितना अच्छे से इसको समझोगे आपके लिए स्टेटमेंट उतना आसान है। जब देखो न्यूमेरिकल करने चलोगे ना तो मैं देखता हूं कई अच्छे अच्छे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, रट के जाने वाले से कुछ नहीं है। तो कम से कम डिफिनेशन के लेवल पर तो तैयार कर ही सकते हो यार आप लोग। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़ो और रिलेट करो इसके साथ। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तो और प्रॉब्लम आएगी। चलो इसको समझो। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में केवल, क्योंकि यही थोड़ा टेक्निकली उन लोगों को समझने में कठिनाई होती है। जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो जो फिक्स दूसरे के मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेगा या स्मॉल सिंपल रेशियो में रहेगा। यहां पर देखो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, कंबाइन होने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनमें से एलिमेंट के मास का रेशियो जो फिक्स के साथ कंबाइन हो रहा है वो सिंपल होल नंबर में रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप अगर समझ लिए हो आज ना, और अगर आपको रियलिटी में थोड़ा थोड़ा डाउट है तो मेरी एक बात दिल से मानना कि आप इसको खुद पढ़ना और एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश करना कि वो कहना क्या चाह रहा है। अभी पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, 80% कुछ बच्चों को समझ में आ गया पूरा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ईमानदारी के साथ आज जरूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर स्किप कर दिए तो बहुत प्रॉब्लम करेगा अभी बात तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस, तो उनमें तो इतने ही लॉज हैं और इतने टर्म है केवल। अब आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉर आईएससी बोर्ड। इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सीबीएसई वाले कोशिश करिएगा, ना समझ में आए तो परेशान ना होना, आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे समझ में आएगा कैसे, नहीं समझाऊंगा तो सब आएगा, बस थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है समझने में। लैंग्वेज ही ऐसी है, एक बार पढ़ के ही देखो। अच्छा, ऐसे ही लिखा होता है बुकों में और तुम खुद रिलेट करो कि कैसे समझोगे, अपने आप समझना हो। जब इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो और आइदर इन सेम और द सिंपल मल्टीपल ऑफ द मासेस ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन। आप लोगों को तो इंग्लिश आती होगी, आप लोग तो भाई इंग्लिश बोर्ड में पढ़ते हो, इंग्लिश स्ट्रांग भी है। समझ में नहीं है। शाबाश बेटा, वाह। एक दो बार पढ़ लो अच्छा जी भर के, ऐसे ही लिखा होता है एग्जाम में। चलिए मैं समझाता हूं। देखो मैं तोड़ तोड़ के ब्रेक करके समझाऊंगा, पहले इतना ले रहा हूं। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, हम केवल थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, चलो दो एलिमेंट ले रहे हैं। जैसे दो एलिमेंट हमने ले लिया कार्बन एंड सल्फर। देखो यहां तक स्टेटमेंट हो गया ना, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया भैया जी। ठीक है, वो कंबाइन हो रहे हैं, एक कार्बन कंबाइन हो रहा है, एक सल्फर कंबाइन हो रहा है। कार्बन और सल्फर कंबाइन हो रहा है किसके साथ, थोड़ा ध्यान देना, थर्ड एलिमेंट के साथ। और थर्ड एलिमेंट यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट, अभी मैं ये सेम वेट ये सब हटा दे रहा हूं। ठीक, अभी इतना ध्यान दो। तो पहले स्टेटमेंट पे इतना ध्यान दो कि दो डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। चलो कंबाइन कर लिए भैया। कंबाइन करने के बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, CO2, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, SO2। तो पहले यहां तक का हिस्सा ब्रेक कर लो। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग पहले यहां तक फिर से पढ़ें। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट, ये इसके साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है।
ये इसके साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना क्या रहा है, SO2 बना रहा है। ठीक, चल ओके पक्का। अब आगे देखो, मैं स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। अब ये जो दो कंपाउंड बना रहा है, इनमें किसी एक के मास को फिक्स करना पड़ेगा। चलो हमने ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दिया, O2 और O2, O2 O2 दोनों का मास फिक्स हो गया ना। देखो इन यहां पर इन दोनों का मास क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। कितना हो गया है, 32 ग्राम। आप जरूरी नहीं 32 ग्राम लो, 1 ग्राम भी फिक्स कर लोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, और न्यूमेरिकल में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है 1 ग्राम लेके। लेकिन अभी तो स्टेटमेंट पे चलो। अब दोनों में मास फिक्स है, तब जो एलिमेंट के मास का रेशियो है कार्बन एंड सल्फर का, वो कितना कितना यूज हो रहा है। यहां पर कार्बन यूज हो रहा है 12, यहां पे सल्फर कितना यूज हो रहा है 32। तो 12 डिवाइडेड बाई 32, मतलब ये आपका निकला, कुछ भी निकालो 12 डिवाइडेड बाई 32 ही लिख लो, इतना ही छोड़ दो। ये जो रेशियो है, किस रेशियो की बात कर रहा है, सुनना, किस रेशियो की बात कर, इस रेशियो की। ये जो रेशियो है ये या तो इधर इक्वल होगा और इक्वल टू मल्टीपल, मल्टीपल के इक्वल होगा। किसके भैया, जब ये दो एलिमेंट खुद आपस में कंबाइन हो रहे, खुद आपस में कंबाइन करके आप क्या बना रहे थे, कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड जब खुद कंबाइन हो रहे थे, खुद कंबाइन होते समय इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो है, देखो कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना है, कार्बन 12 और ये कितना है 32 दूनी 64 64। क्या ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, नहीं। लेकिन मल्टीपल के इक्वल है। देखो क्या मैं 12/64 को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे करके, सॉरी ये इंटू 2 इंटू समथिंग ऐसे लिख सकता हूं, तब देखो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा। मतलब इसके बराबर नहीं है, इसके मल्टीपल के बराबर है। जो ये ऊपर वाला है इसका, इसको 2 से, सॉरी इसको अगर मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये ऊपर वाले इंटू 1/2 मल्टीपल के इक्वल है। चलो मैं फिर से बोलता हूं, साथ समझ में आ जाए, एक दो एग्जांपल बार बार देना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट, फिर सुनिएगा, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, आज इतना ही पढ़ाऊंगा, से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर दो एलिमेंट सेपरेटली किसी थर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर लिए, कंबाइन करे तो पहला कंपाउंड ये बना, दूसरा कंपाउंड ये बना। उन कंपाउंड के अंदर किसी एक के मास को जब तुमने फिक्स किया, तब जो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो है, वो रेशियो या तो इक्वल होगा या मल्टीपल के बराबर होगा। किसके, जब वो दो एलिमेंट खुद आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जिस रेशियो में वो दो एलिमेंट खुद आपस में जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, उसके मल्टीपल के या रेशियो के इक्वल होगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। आगे देखो, यहां देखो, कंबाइन सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। देखो यहां हमने थर्ड एलिमेंट का वेट सेम ले लिया था, थर्ड एलिमेंट का वेट कितना ले लिया था, सेम। तो क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो। तो जिस रेशियो में ये ऐसा कर रहे हैं, कार्बन सल्फर का जो रेशियो है, ये रेशियो, जिस रेशियो में ऐसा वो कर रहे हैं, ये रेशियो इधर सेम, या तो सेम होगा या मल्टीपल के बराबर होगा। कब, मास रेशियो इन विच दे कंबाइन, इन विच दे कंबाइन, जिसमें खुद इटसेल्फ खुद कंबाइन हो रहे हैं, उस रेशियो के इक्वल होगा या मल्टीपल के बराबर होगा। बहुत अजीब लैंग्वेज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं तो साथ थोड़ा दो अलग अलग एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। चलिए अगले एग्जांपल पे आता हूं। स्टेटमेंट की शुरुआत क्या थी, इफ टू एलिमेंट, यही था ना साथ स्टेटमेंट, इफ टू एलिमेंट। कोई आगे बोला क्या, और क्या था, इफ टू एलिमेंट, किसी को याद हो, इफ टू एलिमेंट, हाँ सेपरेटली भी ना, सेपरेटली वो किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। तो चलो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट ले लिया, यहां पर कार्बन हमने, वो कार्बन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। और कार्बन तुमने फिक्स ले लिया, कितना ले लिया, माना 12 ग्राम। तो इसके साथ कंबाइन करके 12 ग्राम जब तुमने लिया तो देखो ये CH4 बनाया, ये तुमने जब 12 ग्राम लिया तो देखो इसने CO2 बनाया। ठीक है, तो 12 ग्राम फिक्स एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब नियम क्या कहता है, ऐसा करते समय जो फिक्स मास है उसको छोड़ के बाकी जो दो का रेशियो है मास का, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो कितना है, हाइड्रोजन है 4 ग्राम, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 32 ग्राम। रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा,
1:8, तो ये रेशियो निकला। ये रेशियो या तो इक्वल होगा या मल्टीपल के बराबर होगा। कब? जब ये खुद आपस में कंबाइन है, और यहाँ खुद आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? वाटर। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, देखो वो है 2/16। तो देखो क्या निकला? 1:8। देखिए रेशियो बराबर होगा कि नहीं? उसमें मल्टीपल के बराबर था, इसमें रेशियो सीधे इक्वल हो गया। तो बस आप लोगों को यही समझना है, स्टेटमेंट बड़ा घुमा के दिया गया है, लेकिन अब अगर तुम इसको प्रॉपर वे में लेके चलोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट को देखते समय और लिखते समय सब चलना पड़ता है। फिर से मैं बोलता हूं, व्हेन टू एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of the mass in which they do so, ये जो रेशियो है will be either equal or multiple of the ratio of the masses in which they combine itself, जिनमें खुद के साथ कंबाइन कर रहे हैं उस रेशियो ऑफ मास के इक्वल होगा या मल्टीपल प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं एक बात बता दूं, मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगते न्यूमेरिकल बच्चों को बहुत कठिन है, लेकिन न्यूमेरिकल होते हैं आसान, बशर्ते आपको ये स्टेटमेंट और जो डिफिनेशन है ये आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है? अमन वोरा, अभिनव, प्रणिका, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक है। आलमीन समझ में आया बेटा? स्पर्श? हाँ, तो आप लोगों ने तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा क्योंकि डीपीएस में पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसको एक बार लिख के दोबारा रुक के वीडियो देख करके और प्रॉपर समझिएगा। मैं खुद ये बात बोल रहा हूं अपनी साइड से कि जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है और रेसिप्रोकल, इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। ये वैसी चीज नहीं है जो हलवा है और आप आराम से उठो और खा लो, इतना भी चीज आसान नहीं। तो एक बार रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की डिफिनेशन जल्दी सभी लोग देखें, तब तक मैं डंडे से ले रहा हूँ। जल्दी डिफिनेशन देखिए आप लोग, डिफिनेशन देखिए। मैंने सारे जितने भी लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के वो सारे बेटा कवर कर लिए हैं आज, ठीक है।